नमस्कार, मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज हम आपको एक ऐसी कला जगत की शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि अपने आप में एक अलग विधा है। वे अलग विधा के माहिर हैं। नाम है देवल वर्मा जी। देवल भाई जो हैं वो मेटल स्क्रैप आर्ट के माहिर हैं और वो एक बहुत अलग यानी यूनिक आर्ट कहा जा सकता है। देवल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है मृदुभाषी के इस बहुत शुक्रिया आपका। देवल भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि हर आदमी जो शहर में घूमता है वो कहीं ना कहीं उसकी नज़र अट्टालिकाओं पे होती है, लोगों पे होती है, उसके ड्रेसअप पे होती है, शोरूम्स पे होती है। और आप लोग जो कि एक अलग विधा के माहिर हैं, स्क्रैप आर्ट के, तो आपकी नज़रें क्या खोजती है इस शहर में? मेरी नज़रें तो मटेरियल खोजती है सब तरफ। कंस्ट्रक्शन का मटेरियल कहीं पड़ा हुआ दिख जाता है तो दिमाग में चलने लग जाता है कि इससे ये बनाया जा सकता है। इनफैक्ट मैं अगर स्कूल और कॉलेज की बात करूं, अगर चलते चलते अगर पैर से कोई नट बोल्ट टकरा जाता था, कहीं से भी खनक की आवाज़ आ जाती थी, तो मैं तो बिना संकोच किए वहीं उठा के जेब में रख लेता था। शुरुआती दौर से ही क्रिएटिव माइंड रहा है आगे। बेसिकली ये मेटल आर्ट है क्या चीज़? एक बहुत हर आदमी ये जानना चाहता है कि ये क्या विधा है, क्या इसका कोर्स होता है या फिर ये केवल दिमाग की उपज है? क्या चीज़ है ये कि मेटल आर्ट क्या है? अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो ये सीधी सीधी दिमाग की उपज है कि आप किस तरह से किसी भी निर्जीव वस्तु को एक कला में तब्दील कर देते हो। और सिर्फ मेटल आर्ट बोलना भी सही नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो अटाले को आर्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। जो वस्तु अब किसी काम की बची नहीं है, जो आप फेंकने वाले हो या कबाड़ी को देने वाले हो या जो गलने वाली है, उसे हम वहाँ जाने से रोककर उसे हम किसी और ही अलग फॉर्म में जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक बात है। ये अपने आप में एक अलग विधा है। लोग आमतौर पर देखा जाए तो शहर में बहुत कम लोग इस विधा के माहिर कहे जा सकते हैं। आप किस तरह का, मतलब क्या एक दिमाग सोचता है कि हमें क्या बनाना चाहिए, या क्या आप लोगों को कंसेप्ट मिलते हैं कि आप हमारे लिए ये बनाइए? क्योंकि इस विधा में जो बनवाने वाला है या फिर जो चाहता है आपके लिए वो आर्ट, वो भी कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव व्यक्ति होगा, क्योंकि वो हर व्यक्ति के उसमें नहीं। तो किस तरह के लोग आप तक पहुंचते हैं? क्या डिज़ाइंस आप लोगों को मिलती है बनाने के लिए, और वो कैसे बनाई जाएगी, उसके पीछे किस तरह के वर्क होते हैं आपके? जी, अब देखा जाए तो जिस तरह का काम हम लोग करते हैं, तो जो लोग वो चीज़ बनवाना चाहते हैं दोनों ही तरह के लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटिव हो, और बहुत बार होता है कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। वो भी हमें राय देते हैं, हम भी उनसे राय लेते हैं, हम साथ में बैठ के डिज़ाइन करते हैं उस चीज़ की। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बस एक स्पेस, एक एरिया बता दिया जाता है कि हमें यहाँ के लिए कुछ बनाना है, और वहीं पे हम जीरो से शुरुआत करते हैं बनाने की। कुछ भी डिज़ाइन वगैरह कुछ चीज़ें सामने नहीं होती, कुछ भी ऐसा सामने नहीं होता है। किसी किसी प्रोजेक्ट्स में होता भी है, किसी किसी में कुछ भी नहीं होता। जी बिल्कुल। किस तरह का वर्किंग, जैसे आप लोगों को यदि कोई एक आर्ट कहा जाए कि ये करना है, तो उसके पीछे का वर्किंग कैसा शुरू होता है आप लोगों का? कि केवल चूँकि आप लोग उसमें यूज़ ऐसी चीज़ें करते हैं जो किसी को आर्ट को या किसी डिज़ाइन को बनाने में बड़ी पेचीदा होती है, बेरिंग्स है या फिर साइकिल की चेन है या इस तरह की जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, इस तरह की क्या क्या चीज़ें आप लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं आर्ट में, और आपका बेस क्या होता है? शुरुआत कैसे होती है और कैसे आगे तक लेके जाते हैं उसे? अब जैसे एकदम ज़ीरो लेवल से बताना शुरू करूँ तो सबसे पहले, एक तो मैं एक डिज़ाइनर हूँ, तो मेरा एक थोड़ा कस्टमर सेंट्रिक दिमाग ज़्यादा चलता है। अब जैसे कि किसी ने बताया कि हमें कुछ ऐसे आर्टवर्क की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले ये होता है कि सबसे पहले हम स्पेस को जाके देखते हैं। सबसे पहले हम कस्टमर को समझते हैं, हमारे क्लाइंट को समझते हैं, उससे थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि उनका माइंडसेट क्या है, प्लस वो किस तरह की चीज़ चाहते हैं, उनका झुकाव, उनका रुझान किस तरफ ज़्यादा है, उन्हें कुछ बहुत ही फिनिश्ड सा प्रोडक्ट चाहिए है या फिर उनकी एग्जैक्ट एक रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत बार ये होता है कि जो क्लाइंट होते हैं वो साफ साफ कह देते हैं, और बहुत बार ये होता है कि हमें खुद इंटरप्रेट करना होता है, हमें खुद समझना होता है। और फिर एक बार स्पेस की और कस्टमर की रिक्वायरमेंट जानने के बाद हम कुछ आइडियाज़ लेके पहुँचते हैं, जो बेसिकली हम सॉफ्टवेयर्स वगैरह पे स्केच करते हैं। फोटोशॉप हुआ, स्केचबुक प्रो हुआ, कभी नॉर्मल पेपर पेंसिल पे स्केच हुआ। तो जो हमारे दिमाग में होता है हम उसे एक अच्छे मीडियम पे उकेर के लेके जाते हैं उनके पास में, उन्हें दिखाया जाता है कि क्या चीज़ है।
फिर एक बार वो स्केच, वो आइडिया क्लाइंट को और स्पेस के हिसाब से पसंद आ जाता है, उसके बाद उसका जो मटेरियल उसमें इस्तेमाल होने वाला है, उस मटेरियल का कलेक्शन स्टार्ट होता है, उसकी खोज शुरू होती है, खजाने की खोज शुरू होती है एक तरह से, क्योंकि वो सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे काम का कि आप क्या मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो। सबसे पहले तो कॉमन रहती है हर आर्ट में एक ही चीज़ें कि अलग अलग चीज़ें? नहीं, बहुत ही अलग अलग तरह की चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शुरुआत में तो हम सिर्फ मेटल का ही इस्तेमाल करते थे, मोस्टली हम लोहे का इस्तेमाल करते थे, जो गैरेज वगैरह से बेरिंग, गेयर, चेन, स्प्रॉकेट, नट बोल्ट, ये सारी चीज़ें मिल जाती थी। अब हम दूसरी फैक्ट्री से लेज़र कट किया हुआ मटेरियल भी उठा लेते हैं, गैस कटिंग किया हुआ सामान भी उठा लेते हैं, पीतल, उसके बाद कॉपर, ये सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। और आजकल तो हम लोग ई वेस्ट को भी आर्ट में कन्वर्ट करने लगे हैं, तो मेटल के साथ साथ उससे भी कहीं ना कहीं हम मिलाते हैं पुराने प्लास्टिक के डब्बे, कैन, वो सारी चीज़ें भी हम लोग यूज़ करने लगे। मतलब जो चीज़ें लोगों के लिए किसी भी काम की नहीं होती है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की होती है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा वही हमारे इस्तेमाल की होती है। कितना मटेरियल आप लोग रोजाना, मतलब किसी भी एक आर्ट के लिए आप लोगों को तो कितना मटेरियल की आवश्यकता होती है? और सबसे बड़ा आर्ट आपका अब तक का क्या रहा? किस तरह का था वो, क्या चीज़ें थी? अभी तक मैं अगर बताऊं कि कितना मटेरियल हमें आवश्यकता होती है, तो हर एक आर्ट का तो मैं नहीं बता सकता, पर एक कलेक्टिवली अगर मैं बताऊं तो अभी तक हम करीब से करीब 5 से 6 हज़ार किलो मटेरियल हम लोग अपसाइकल अभी तक कर चुके हैं, आज तक हमने जितनी भी आर्टवर्क्स बनाई हैं उसमें। जी हाँ। कॉस्टली रहता है ये कि स्क्रैप से ही आप लोग उठाते हैं? मेनली किलो से ही मिलता है, स्क्रैप के रेट से ही मिलता है, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारा मटेरियल ऐसे होता है, बेचने वाले को भी पता रहता है कि ये नायाब है। सही बात है। तो फिर वो उसकी कीमत जो है वो अलग से आकी जाती है। बिल्कुल, एक तरह से ये स्क्रैप म्यूरल भी कहा जा सकता है, क्योंकि आर्ट है कहीं ना कहीं, और एक लंबी टीम आप लोगों के साथ काम करती है। किसी भी एक आर्ट को बनाने के लिए कितना समय लगता है आप लोगों को? जैसे हम लोग अगर बताएं कि क्या क्या हम लोग बना चुके हैं, क्योंकि समय उस पर निर्भर करता है कि आप क्या बना रहे हैं। जैसे कि हमने एक छोटी सी मोटरसाइकिल से लेके एक असली साइज का 14 फीट लंबा हाथी भी बनाया हुआ है। तो अब एक छोटी सी मोटरसाइकिल को बनाने में अगर 3 दिन लगे, तो उस हाथी को बनाने में हमें 3 महीने लगे। सबसे बड़ी आकृति क्या रही आपकी, और कहाँ आप लोगों ने इसे डिज़ाइन किया, और किस तरह से उस पर काम किया आप लोगों ने? तो अभी रिसेंटली हमने एक एलिफेंट स्कल्पचर क्रिएट किया जो लाइफ साइज है, जिसका नाम है गजराज। तो 14 फीट लंबा, 10 फीट ऊंचा हाथी है, उसे हमने हमारे स्टूडियो में ही क्रिएट किया, जिसका डिज़ाइन वगैरह सारा पेपर पे हुआ। फिर उसके बाद उसका बड़ा सा ब्लूप्रिंट निकला, और हमारे 6 लोगों की टीम ने मिलके पूरा उस एलिफेंट को क्रिएट किस तरह से बनाया? मतलब ये क्या वॉल पे आप लोगों ने क्रिएट किया, या फिर उसे हाथी की तरह एक बेस बना के ही उसे कंप्लीट किया? किस तरह का? शुरुआत तो वॉल से ही करी। वॉल से शुरुआत ऐसे करी कि सबसे पहले हमने एलिफेंट के जो एक्चुअल प्रोपोर्शंस और जो मेजरमेंट्स होते हैं, वो सबसे पहले हमने एकदम 1:1 स्केल में वॉल पे उसको उकेरा। सबसे पहले एक एलिफेंट का स्केच, एक एलिफेंट का ब्लूप्रिंट लाया गया। फिर वहाँ से सारे मेजरमेंट्स अडॉप्ट करते हुए हमने उसे ज़मीन से उठाना शुरू करा 3D में, जिसमें एक उसका बेस फ्रेम बना, फिर उसके ऊपर उसके पैरों का ढांचा निकला। फिर अब हाथी है तो अपने आप में ही हाथी इतना भारी होता है, और अगर हम उसे लोहे से बनाने जाएंगे तो वो उससे भी कहीं ज़्यादा भारी निकलेगा। तो इसलिए उसके लिए पहले एक सेंट्रल फ्रेम उसका ज़रूरी था। तो उसी सेम प्रपोर्शन मेजरमेंट्स के साथ में उसका एक सेंट्रल फ्रेम बना, जिस पे सारे स्ट्रक्चर का लोड जाएगा। मतलब उसमें बहुत सी मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व थी, क्योंकि हाथी जो था वो चलता हुआ था तो उसका एक पैर उठा था। अब 3 पैर पे उसको बैलेंस कैसे किया जाए, साथ ही साथ कौन सा लोड कहाँ पे दिया जाए। तो अंदर वो ट्रसेस के स्ट्रक्चर्स बने, प्राइमरी स्ट्रक्चर बना, प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फ्रेम और हाथी का फॉर्म आ जाना चाहिए साथ में। तो अब फॉर्म को फ्रेम के साथ में और लोड बेरिंग कैपेसिटी के साथ में किस तरह से इंजीनियर किया जाए। तो यहाँ पे आर्ट भी आ रही थी, यहाँ पे इंजीनियरिंग भी आ रही थी, यहाँ पे डिज़ाइन भी आ रही थी। मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपने इंजीनियरिंग भी किया है और ये आर्ट बिल्कुल अलग है, तो इंजीनियरिंग का यूज़ इस आर्ट में किस तरह से आप लोग करते हैं? क्या सिस्टम रहता है कि इसका उपयोग होता भी है कि नहीं होता? इंजीनियरिंग का तो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, मैं अगर कहूँ तो।
अब मटेरियल हैंडलिंग की बात होती है, या अगर सिर्फ मैं मेटल काटने की बात करता हूँ, मेटल काटने में इंजीनियरिंग लग रही है। तरह तरह के मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन मटेरियल को जोड़ा कैसे जाए, उन्हें जॉइन कैसे किया जाए। अब जैसे वेल्डिंग बोलने में बहुत आसान लगता है कि वेल्डिंग कर रहे हैं, बट वेल्डिंग करने के बाद जो तकनीक उसमें शामिल है और या उसके जो जो ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, उनको रेक्टिफाई करना पहली बात तो। अब जैसे मैंने 2 पार्ट को वेल्ड कर दिया आपस में, लोगों को लगेगा कि वेल्डिंग करना बड़ा आसान है, बस ऊपर से मैंने एक वेल्डिंग रॉड चलाई, टाँका मार दिया, ये वेल्ड हो गया। पर जो वेल्डिंग करते हैं उन्हें समझ में आएगा कि मैं यहाँ वेल्डिंग करूँगा तो ये ऐसे उठ जाता है, यहाँ पे हीट जनरेट होती है, हीट के कारण वो लिफ्ट हो जाता है, अपनी स्पेस छोड़ देता है। हाँ, तो अब उसी को संभालने के लिए जो टेक्निक्स और वो लगती हैं वो इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है। बेसिकली ये जो आर्ट है ये क्या किसी कोर्स में है या फिर ये केवल दिमाग की उपज है, ये क्या है? मतलब स्क्रैप आर्ट की कोई खोज है क्या? लोग इसे सीखने के लिए आते हैं आपके पास? किस तरह का एक सिस्टम आप लोग डेवलप कर रहे हैं? एक नया सिस्टम है अपने आप में। देखा जाए तो पूरी तरह से दिमाग की उपज ही है ये। ऐसा नहीं है, दुनिया में और भी बहुत से लोग हैं जो स्क्रैप से कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते हैं, पर हर किसी की अपब्रिंगिंग, उसकी एजुकेशन, उसके एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से उसे करने का तरीका बदल जाता है। जैसे मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और एक डिज़ाइनर हूँ, मेरा कभी फाइन आर्ट्स का बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो उस कारण से उस मीडियम को हैंडल करने का जो मेरा तरीका है वो दूसरों से अलग है। एक अलग विधा के लोग भी हैं आप। बेसिकली फाइन आर्ट जो कहा जाता है वो एक कला से संबंधित है जी, लेकिन ये फाइन आर्ट से बहुत अलग विधा है। आपने इसे सीखा कैसे? कोई बेस आपका बना या फिर शुरुआती दौर पे जैसा आपने बताया कि बचपन में कोई भी चीज़ उठाए, किसी भी आकृति को रूप दिया, ये शुरुआत वैसे ही हुई कि इसका कोई सिस्टम भी आपने सीखा, कुछ नया आर्ट या फिर कोई फाइन आर्ट या कोई स्क्रैचेस वगैरह या क्या कहते हैं उसे, कई चीज़ें होती है इस विधा में यदि आपको बनाना है, तो कुछ सीखा है इसमें कि केवल आपका मन का किया जो आज अपने आप में एक कंपनी के रूप में आप बना चुके हैं? मेरी शुरुआत देखा जाए तो बहुत ही बचपन से ही हो गई थी। मतलब मैं कुछ ड्राइंग बुक वगैरह मेरे साथ हमेशा होती थी, मुझे ड्राइंग और पेंटिंग का बड़ा शौक था। उसके बाद कुछ पापा जो खिलौने लेके आते थे, एक्शन फिगर्स मेरे लिए लेके आए। कभी होता था कि उनके साथ गाड़ियाँ नहीं होती थी, और मुझे बचपन से ही गाड़ियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। मोटरसाइकिल हुई, कार हुई, एरोप्लेन, ट्रक्स, ये सारी चीज़ें। तो बहुत बार होता था कि मैं घर में खुद ही कुछ ना कुछ सामान ढूंढ के बना लिया करता था खेलने के लिए, बचपन से ही। कि कोई टेप का बंडल मिला तो वो टेप का बंडल गोल है तो मुझे टायर की तरह दिखता था, कोई पेंसिल सेल लिया तो वो मुझे कोई पेट्रोल के टैंक जैसा दिखता था, तो उनको जोड़ लिया आपस में, रबर बैंड से बांध दिया, बस एक फॉर्म दे दिया, एक शेप आ गया। उस तरह से चीज़ों को बनाना शुरू किया। और जैसा मैंने कहा कि जो एजुकेशनल बैकग्राउंड चल रहा है उसके हिसाब से फिर आपका एक विजन ब्रॉड होने लग जाता है कि आप और क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, क्या और ऑब्जर्वेशन आपकी और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। कभी परिवार के लोगों ने ये नहीं कहा कि बोले कहाँ इंजीनियरिंग का और कहाँ स्क्रैप में जा रहे हो, क्या कर रहे हो ये? कभी नहीं, मेरा तो देखा जाए तो इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा योगदान रहा है इसमें, कि पहले कभी मैंने करियर ऑप्शन जैसा सोचा नहीं था इसको, पर इंजीनियरिंग करते समय ही हमने एक नेशनल लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। आपने भी शायद नाम सुना होगा, बाहा ऐसे ही करके होता है पीथमपुर में। तो उसमें हमारी टीम भी सिलेक्ट हुई थी और उसमें मैं ही फैब्रिकेशन हेड था टीम में। तो उस समय वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, ये सारी चीज़ें करने को मिली। मतलब वो जो लोहे की जो खुशबू आती थी उससे प्यार हो गया था। और तब शुरुआत में मैं छोटी छोटी चीज़ें चिपका चिपका के बनाया करता था। फिर जब कटिंग, ग्राइंडिंग, ये सारी चीज़ें सीखी तो वो ऐसा जादू जैसा प्रतीत हुआ कि आप एक वेल्डिंग करके कैसे लोहे को जीवन भर के लिए, अनंत काल के लिए जोड़ देते हो, जिससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो बस उसके बाद विजन थोड़ा सा ऐसा ब्रॉड हुआ कि क्यों ना मैं वो उन्हीं सब चीज़ों को इस्तेमाल करके वेल्डिंग से जोड़ जोड़ के और कुछ ना कुछ किया जाए। अब इस कला में कितना कमर्शियल एस्पेक्ट क्या देखते हैं? क्या स्कोप अभी है या फिर इसमें और आगे स्कोप और बढ़ने वाला है? क्या स्थितियाँ लगती है आपको? कमर्शियल एंगल के रूप में क्या सोचते हैं आप इसे? कॉमर्शियल एंगल तो इसका ऐसा है कि इसमें ग्रोथ ही ग्रोथ है। इस दुनिया में आर्ट के लिए इतना पैसा है, इतना काम है लोगों के पास में, आप
के आपका जीवन पूरा निकल जाएगा और काम खत्म नहीं होगा आपके पास। सही बात यह है कि आप अप्रोच किस तरह से कर रहे हैं, आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, आपका विजन क्या है, साथ ही साथ आप किस तरह से अपने टैलेंट को, मतलब सिर्फ टैलेंट होना काफ़ी नहीं है, उसके साथ आपका परसीवरेंस, आपका डेडिकेशन, और आप किस तरह से उसे मोल्ड कर रहे हैं और आप किस तरह से उसको दिशा दे रहे हैं आगे की तरफ। आपकी ये कला जो है वो इंदौर की मूसाखेड़ी की आपका जो स्टूडियो है वहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक जा चुकी है ये कला, ये देश विदेश में कहाँ तक पहुँच चुकी है और किस तरह से आप लोग वहाँ तक पहुँचे? अभी हमारे आर्टवर्क्स 5 देशों में हैं। इटली में है, सिंगापुर में है, दुबई में है, न्यूजीलैंड में है, अमेरिका में है। यहाँ सब जगह हमारे आर्टवर्क्स पहुँच चुके हैं। कुछ मेरे मेंटर्स के लोगों के सहयोग से हुआ है और कुछ एग्जीबिशंस के सहयोग से हुआ है, कुछ एक्सपोजर के सहयोग से हुआ है। किस तरह आप अब क्या एक नई जनरेशन भी तैयार की जा रही है, कुछ लोग सीखने आ रहे हैं, या क्या सिस्टम है? मतलब जो स्टूडियो है, आप कुछ नए लड़कों को तैयार कर रहे हैं, या आपकी विधा कैसे लोगों तक पहुंचे जी, उससे कैसे लोग और जीविका का साधन बनाए, आत्मनिर्भर कैसे बने? हाँ जी, उसका भी कोई सिस्टम आप लोग तैयार कर रहे हैं? जी हाँ। हम लोग मेनली स्कूल्स और कॉलेजेस में वर्कशॉप्स लेते हैं। प्राइमरी फोकस हमारा एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे होता है कि आजकल पढ़ाई तो सिखाई जा ही रही है, सब जगह पढ़ाया जाता है, बुकिश नॉलेज है, परंतु एक जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, एक जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, वो हमें कॉलेजेस में भी कम देखने को मिलता है। जैसे कि अगर अब मैं किसी मैकेनिकल इंजीनियर से जाके बात भी कर रहा हूँ, कल को आप किसी फैक्ट्री में आपकी जॉब लगेगी, आप वहाँ पे 10 लोगों के लीड रहोगे, तो उसे अगर वेल्डिंग करते आ रही है, अगर आपको वो चीज़ करते नहीं आती तो आप उसे लीड कैसे कर पाओगे, आप उसे बता कैसे पाओगे कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है? व्यवहारिक ज्ञान की भी बहुत आवश्यकता है। जी हाँ, जी हाँ। इसलिए कोशिश ये है कि रोजगार तो आदमी कुछ ना कुछ करके कमा ही लेगा आगे जाके, परंतु जो फाउंडेशन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि अब आज के लोग हैं कि हाथ गंदे हो जाते हैं ज़रा में तो फिर ऐसे अलग तरह के रिएक्शन आने लगते हैं कि अरे क्या कर दिया हमने। हम उन्हें हाथ गंदा करना सिखाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये थे हमारे साथ एक अलग विधा के एक्सपर्ट देवल भाई, जिन्होंने बताया कि आपका एक फाउंडेशन जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। आपका बेस यदि मजबूत नहीं होगा तो शायद आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सकते। इसलिए पहले आप बेस पे ध्यान दीजिए, अपने हाथों को मैला करने से न डरिए और अपनी कला को उभारने के लिए आपको इन सब चीज़ों में लीन होने की बहुत आवश्यकता है। देवल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, मृदुभाषी को समय दिया। हम अगले कार्यक्रम में एक बार फिर किसी शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।